हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था, हमारी मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट किया था और उसमें हम कैसे विदेशी कंपनियां इंडिया में अपना ट्रेड करने के लिए आई थी और उन सब पे हावी पड़े थे अंग्रेज। बाकी सारी जो कंपनियां आई थी वो वापस चली गई थी और सबसे ज़्यादा किसका राज चल रहा था यहाँ पे, ट्रेड किसका चल रहा था? अंग्रेजों का राज चल रहा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, इंडिया पे हावी होने का सोचा, यहाँ पे अपना व्यापार बहुत ज़्यादा फैलाने का सोचा। उसके बाद प्लासी और बक्सर की लड़ाई हुई, जिसके बाद अंग्रेजों की जड़ें क्या है यहाँ पे मजबूत होना स्टार्ट हो गई थी। अब लास्ट वीडियो में हमने बक्सर और प्लासी की लड़ाई कवर कर चुके हैं और उसमें मैंने बताया था इस तरफ का हिस्सा बंगाल, बिहार और उड़ीसा और जो आज का वेस्ट बंगाल है, ये सारा का सारा किसके हिस्से आ चुका है? यहाँ पे अंग्रेज हावी हो चुके हैं और यहाँ पे गवर्नर बनना स्टार्ट हो गए हैं। और सबसे पहला जब बक्सर की लड़ाई और प्लासी की लड़ाई हुई थी तो सबसे पहला यहाँ पे गवर्नर कौन बना था? रॉबर्ट क्लाइव बना था। अब अंग्रेजों के पास काफी अच्छी सेना है, खूब सारा पैसा है इनके पास, तो ये इन्होंने क्या सोचा कि हम नीचे साउथर्न पार्ट में भी क्या है, इस तरफ आके भी इंडिया पे कब्जा कर लेंगे। क्योंकि यहाँ इनके लिए क्यों जरूरी था? क्योंकि यहाँ क्या लगता है? पानी लगता है, सी रूट लगता है। इन्होंने सोचा अगर ये वाला पोर्शन अगर हमारे हिस्से में आ जाएगा, अगर हम यहाँ पे कब्जा कर लेंगे तो क्या है, हमारे लिए ट्रेड करना और भी ईजी हो जाएगा। यहाँ से हम अपने शिप भरेंगे, अपनी कंट्री भेजेंगे और यहाँ से आराम से हम सुविधा मिल सकती है हमें आने जाने की। तो ये सोच के इन्होंने क्या किया, अब देखो ये साउथ की तरफ आना स्टार्ट होंगे, यहाँ से जीतना स्टार्ट करेंगे। इस तरफ यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था मैसूर, और मैसूर से ऊपर क्या थे? मराठे थे, ठीक है, मराठा। और इस तरफ क्या था? हैदराबाद वाला पोर्शन था। हैदराबाद वाले जो लोग थे यहाँ पे निजाम होते थे। हैदराबाद में कोई राजा वगैरह नहीं होता था, उनको क्या बोलते थे? निजाम बोलते थे। तो यही सबसे ऊपर थे। तो हैदराबाद ने हमेशा ही इंडिया के साथ क्या किया है? गद्दारी की है। ये हमेशा ही अंग्रेजों के फेवर में रहे हैं, ये कभी इंडिया के कभी सगे ही नहीं हुए। यहाँ तक कि जब इंडिया आजाद हुआ और ये हुआ कि कौन सी स्टेट पाकिस्तान में जाएंगे और कौन सी स्टेट, कौन सा राजा यहाँ पे रहेगा इंडिया में, तो हैदराबाद का जो निजाम था उसने बोला था कि मैं पाकिस्तान में जाऊंगा। और बहुत लड़ाई झगड़ा करने के बाद मारकर चिड़े आर्मी भेजनी पड़ी थी यहाँ पे इंडिया में मिलाने के लिए, वरना ये पूरे फेवर में था कि कहाँ पे जाऊंगा? पाकिस्तान में जाऊंगा। अगर ये पाकिस्तान में चला जाता तो ये लगा लो पाकिस्तान तो इस पोर्शन में है हमारा, इस तरफ भी पाकिस्तान। यहाँ जो आज का वेस्ट बंगाल है वो भी क्या है? पूर्वी पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के हिस्से में था, पहले ये पूर्वी पाकिस्तान था। ये 1970 के बाद ही जाके अलग देश बना है, वरना ये पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। और यहाँ पे अगर ये हिस्सा भी क्या है, अगर ये पाकिस्तान में मिल जाता, अगर ये निजाम जो अड़ गए थे कि हमें पाकिस्तान में जाता है, तो ये लगा लो यहाँ पे भी हमें आर्मी बिठानी पड़ती। इस तरफ तो आर्मी थी और इस तरफ भी आर्मी थी, तो चारों तरफ क्या है, हमारे इंडिया के तीनों तरफ, ऊपर तो क्या है, हिमालय है, तो तीनों तरफ क्या हो जाता है। और ऊपर कश्मीर में तो पाकिस्तान का हमेशा रहता ही रहता है, कश्मीर में तो ये क्या है, हमें चारों तरफ पाकिस्तान से घिरा हुआ होता है। इसलिए यहाँ पे क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था, यहाँ आर्मी भेजी थी, जिसके बाद यहाँ पे आर्मी ने ऑपरेशन चलाया था, जिसके बाद इसे इंडिया में मिला लिया गया था। तो अब इस टाइम पे ये निजाम जो है, इन्हें बेपंदी के लोटे बोलते हैं। ये जिधर भी पलड़ा भारी दिखता था ये उसी तरफ झुक जाते थे। तो मैसूर और मराठे, जो मैसूर में राजा है इस तरह इस टाइम पे, वो हैदर अली है। हैदर अली ये अनपढ़ आदमी था, लेकिन हैदर अली बहुत ही समझदार आदमी था। लेकिन ये किससे डरता था? मराठों से डरता था। देखो मराठे, छत्रपति शिवाजी और संभाजी महाराज, और ये इनका क्या है, मराठों का दबदबा होता था। लेकिन अब क्या है, शिवाजी महाराज और संभाजी साहू ये सब मर चुके हैं। इसके बाद मराठों के साथ ही किसका राज आया था? पेशवाओं का राज आया था। 3 पेशवा ही पावरफुल हुए थे। उसके बाद पेशवा भी और मराठे भी क्या है, धीरे धीरे कमजोर पड़ना स्टार्ट हो गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं डर था मैसूर वालों को कि मराठे क्या है, हमसे पावरफुल है। लेकिन 1761 में एक आदमी बाहर से विदेशी आया, अहमद शाह अब्दाली, और वो पानीपत में आके और मराठों के बीच में और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ाई हुई, इस जिसे बोला जाता है पानीपत की तीसरी लड़ाई। पानीपत के ये मराठे यहाँ पे कैसे पहुंचे? मराठे तो क्या है, महाराष्ट्र में, और लड़ाई कहाँ हो रही है? पानीपत हरियाणा में ऊपर। तो हमारा जो बादशाह था ना ऊपर, मुगल बादशाह, दिल्ली में तो मुगल बादशाह बैठे हैं ना दिल्ली में, तो वो दिल्ली में जो मुगल बादशाह बैठे हैं वो क्या है, कमजोर है, उनमें पावर तो है नहीं। उन्हें पता था मुगलों को कि क्या है, मराठे बहुत पावरफुल है। तो इन्होंने जस्ट ऐसे ही मराठों को क्या है, जो आज का हमारा हरियाणा है ना, उसको इन्हें एज ए गिफ्ट दे दिया था कि तुम बहुत पावरफुल हो और हमें तुम्हें ये प्रॉपर्टी देते हैं। मराठों को वो प्रॉपर्टी किसने दे दी थी? मुगलों ने दे दी थी। अब हरियाणा पे किसका राज है? मराठों का राज है। तो जब बाहर से एक आदमी आया 1761 में, अहमद शाह अब्दाली, और पानीपत में एक तरफ मराठे, तो मराठे देखो महाराष्ट्र से उठ के गए हरियाणा में लड़ने के लिए, और दूसरी तरफ कौन खड़ा है? अहमद शाह अब्दाली।
तो इस पानीपत की तीसरी लड़ाई में एक विदेशी जो बाहर से आया था वो जीत गया था और मराठे क्या थे, हार गए थे। तो इस बात का फायदा किसे मिला, मैसूर को। हैदर अली समझ गया कि जितने मराठे पहले पावरफुल हुआ करते थे अब उतने पावरफुल नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये बात किसके दिमाग में आ चुकी थी, हैदर अली के। ये बात हो गई हमारे इंडियंस के बारे में। अब जो अंग्रेज हैं वो नीचे आने का सोच रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले टारगेट किसको बनाया, उन्होंने सबसे पहले टारगेट बनाया मैसूर को कि हम मैसूर पे अटैक करेंगे। तो अंग्रेज पहले कहाँ आए, मराठों के पास आए। इन्होंने मराठों को बोला कि हम तुम्हें 20 लाख रुपए देंगे, 20 लाख रुपए। अंग्रेज ये बात ऑफर कर रहे हैं किसको, मराठों को, कि हम तुम्हें 20 लाख रुपए देंगे और 20 लाख रुपए लेके जब हम इन पे अटैक करने आए ना तो तुम इनका साथ देने के लिए मत आना मैसूर पे। और निजाम को भी बोल दिया इन्होंने कि हम तुम्हें पैसे दे देंगे। निजाम तो पैसे के बिना भी किसी में भी मिल जाते थे जाके। जैसे ही अंग्रेजों ने इनको आके बोला कि हम इन पे अटैक करने आएंगे तो तुम साथ देने मत आना, तो ये राजी हो गए निजाम, हैदराबाद वाले। तो यहाँ से सेना चली अंग्रेजों की लड़ने के लिए मैसूर में, और ये बड़े खुश थे, ये बहुत ही कॉन्फिडेंट थे कि हम जैसे ही मैसूर पे अटैक करेंगे हम इसको जीत जाएंगे, क्योंकि इसके जो पड़ोसी राजा हैं वो इसका साथ देने नहीं आएंगे। लेकिन ये बात किसको पता लग गई, हैदर अली को। हैदर अली बहुत ही समझदार था और इसे जैसे ही पता लगा कि ऐसे ऐसे अंग्रेजों ने वो किया है तो ये सीधा कहाँ गया, मराठों के पास गया और इसने बोला कि तुम 20 लाख रुपए वो तुम्हें दे रहे, मैं तुम्हें 35 लाख रुपए देता हूँ, 35 लाख रुपए मैं तुम्हें देता हूँ और तुम ना जब ये अटैक करने के लिए आए तो तुम मेरा साथ देने के लिए आना, अंग्रेजों का साथ मत देना। अब देखो 20 लाख रुपए मराठे अंग्रेजों से ले चुके हैं और हैदर अली ने इन्हें कितने दे दिए, 35 लाख रुपए दे दिए। इन्हें बैठे बिठाए पैसा मिल रहा है तो ये क्यों अंग्रेजों का साथ देंगे। और हैदर अली फिर इसके पास गए, निजाम के पास हैदराबाद, और इसे समझाया कि देखो ये तो है विदेशी, आज नहीं तो कल ये इंडिया छोड़ के जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन तुम्हें तो यहीं पे रहना है ना। अगर तुमने अब मेरा साथ नहीं दिया तो इनके जाने के बाद मैं तुम पे अटैक कर दूंगा। तो निजाम वाले क्या है, हैदराबाद वाले वो डर गए। तो जब अंग्रेज आए स्टार्टिंग में, ये बात कब की हो रही है, ये बात हो रही है 1767 की। 61 में क्या है, पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई है जिससे क्या है, मराठे पावरफुल नहीं है, ये बात हैदर अली को पता लग चुकी है। अब देखो, अब यहाँ पे अंग्रेज है पावरफुल, यहाँ पे मैसूर है, यहाँ पे मराठे हैं और इस तरफ क्या है, हैदराबाद निजाम है। तो ये चले यहाँ से लड़ने के लिए इस तरफ। ये बात कब की है, ये इनको बोला जाता है एंग्लो मैसूर युद्ध, एंग्लो मैसूर वॉर। ये फर्स्ट लड़ाई थी। ये कब हुई है, ये 1761 में 1767 आ चुका है। 1761 में क्या है, पानीपत की पहली लड़ाई, आखिरी लड़ाई, थर्ड लड़ाई हो चुकी है। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हो चुकी है, अब 1767 है। तो अंग्रेज यहाँ आए, उन्होंने अटैक किया। जैसे ही उन्होंने मैसूर पे अटैक किया वैसे ही कौन आ गए, मराठे भी और निजाम भी इसकी हेल्प के लिए आ गए। और 2 साल ये लड़ाई चली, 67 तक, 1769 तक ये लड़ाई चली। और हैदर अली ना बहुत ही पावरफुल राजा था और बहुत समझदार था। तब इन्होंने अटैक किया अंग्रेजों ने। अंग्रेज खुश होके आए थे कि ये हमारा साथ देंगे, लेकिन ये पलट गए यहाँ आने के बाद और इन तीनों ने मिलके अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। और जब ये हार गए, इन्हें दिखा कि अब हमारे बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो याद करो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, इन्होंने मद्रास में ना एक अपना किला बना रखा था छोटा मोटा। तो ये अंग्रेज भाग के कहाँ चले गए, मद्रास चले गए अपने किले में और यहाँ जाके छुप गए। लेकिन जो हैदर अली था वो इनके पीछे गया मद्रास में, इनके किले में घुसा और वहां जाके इनको बहुत मारा। और ये अंग्रेज जो थे ना, बड़े बेशरम टाइप के थे। ये जैसे ही इन्हें लगा कि अभी हमें यहाँ से भागना पड़ेगा तो ये हाथ पैर जोड़ के और इसके सामने खड़े हो गए कि हमें माफ कर दो, आज के बाद हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो अब क्योंकि अंग्रेज हारे हैं हैदर अली के आगे, अब इनके बीच में संधि होगी और संधि होगी तो शर्तें रखेगा, जीता हुआ राजा शर्तें रखेगा। तो इसको बोलते हैं, क्योंकि मद्रास में पहुंच गए थे, तो पहली जो संधि हुई ट्रीटी ऑफ मद्रास, मद्रास की संधि हुई। इस संधि में इसने हैदर अली ने शर्तें रखी कि आज के बाद तुम कभी भी हमारे ऊपर अटैक नहीं करोगे। और 2 साल, देखो लड़ाई 2 साल चली ना। अब लड़ाई जब चलती है तो कहीं ना कहीं खर्चा तो बहुत होता है, हथियार भी चाहिए, खाना पीना भी चाहिए, फौज के लिए आदमी भी मरते हैं, तो हर चीज का खर्चा बहुत हो जाता है लड़ाई में। तो इन्होंने बोला हैदर अली ने कि 2 साल में जितना भी मेरा नुकसान हुआ है, मेरा पैसा लगा है, वो सारा कौन देगा, कंपनी देगी। और आज के बाद तुम हम पे कभी भी क्या करोगे, अटैक नहीं करोगे। तो इसे क्या बोला जाता है, मद्रास की संधि। और अंग्रेज बिल्कुल हाथ पैर जोड़ के इसके पैरों में पड़ गए कि आज के बाद हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। इन्होंने मानी और लिखित में दी इन्होंने ये चीज कि आज के बाद हम अटैक बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी ये बात तो आते ही नहीं थे। ये बहुत ही
बेकार और बहुत ही बेशरम टाइप के आदमी थे अंग्रेज, ये एक मिनट में पलट जाते थे। तो ये समझौता हो गया, मद्रास की संधि हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में क्या खटक रहा था कि हम दोबारा से अटैक जरूर करेंगे। अब ये हमारे राजाओं की काइंडनेस कह लो या बेवकूफ़ी कह लो एक तरीके से, कि जब उन्हें मौका मिला था अंग्रेजों को यहाँ से मार के भगाने का, तो हैदर अली को उसी टाइम झुकना नहीं चाहिए था और उन्हें भगा देना चाहिए था। इसके कुछ टाइम 69 में युद्ध खत्म हो चुका है, पहला एंग्लो मैसूर वॉर जो है खत्म हो चुका है। अब दूसरा, कुछ साल ये शांत रहेंगे, लेकिन 1780 में सेकेंड लड़ाई कब हुई? 1780 में अंग्रेज दोबारा आ गए, दोबारा अटैक करने के लिए आए। तो दोबारा से क्या है, हैदर अली ने स्टार्ट कर दिया लड़ाई करना। अब 2 साल हो गए थे लड़ाई होते होते, 1782 आ गया। एक दिन अचानक क्या है, हैदर अली की 1782 में 2 साल से लड़ाई चल रही है अंग्रेजों के बीच में और मैसूर वालों के बीच में। इसमें क्या था, मराठों ने और इन्होंने, निजाम ने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। अब की बार, दूसरी बार इन्होंने, मराठों ने 1781 तक तो साथ दिया, लेकिन 1782 में इन्होंने अपना पैर पीछे करना शुरू कर दिया। बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं थे ये 1782 में ये मराठी इनकी तरफ से। तो 1781 तक तो सब कुछ ठीक रहा। 1782 में एक तो मराठे और निजाम इसका साथ नहीं दे रहे थे, लेकिन बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं थे, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। 1782 में क्या है, हैदर अली की डेथ हो जाती है एक दिन अचानक। ये लड़ाई में नहीं हुई, ये नेचुरल डेथ थी, बीमार वगैरह कुछ हो गया और हैदर अली की क्या है, डेथ हो जाती है। हैदर अली के मरते ही इसका बेटा था टीपू सुल्तान, वो रातों रात राजा बना जाता है। अब देखो, जब सेना लड़ती है ना, अगर राजा ही मर जाए तो सेना का मनोबल टूट जाता है, लेकिन हैदर अली की सेना इतनी पावरफुल थी कि इन्होंने 4-5 दिन तक अंग्रेजों को पता ही नहीं लगने दिया था कि हैदर अली की डेथ हो गई है। हैदर अली के जस्ट मरते ही राजा उसी टाइम कौन बना दिया, रातों रात राजा टीपू सुल्तान को बना दिया। और अगले ही दिन टीपू सुल्तान युद्ध में आता है और लड़ाई करना शुरू कर देता है। अंग्रेजों को तो 5 दिन के बाद पता लगा था कि हैदर अली की डेथ हो चुकी है। तो अब 1782 में अब कमान किसके हाथ में है, टीपू सुल्तान के। जैसे ही टीपू सुल्तान आया तो इन दोनों ने अपना पैर बिल्कुल पीछे खींच लिया। कभी कहीं ये लिखा है कि टीपू सुल्तान अपने धर्म को लेकर बहुत ज्यादा कट्टर था, क्योंकि ये मुस्लिम था और ये इनका धर्म बदलवाना चाहता था मराठों का। कहीं ना कहीं अपने धर्म को लेकर कट्टर बताया जाता है टीपू सुल्तान को, इसलिए क्या है, मराठों ने इसका साथ नहीं दिया ज्यादा। तो अब टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में लड़ाई चल रही है। अब 82 से 84 आ जाता है, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर चल रहा है। 1780 से 1782 में हैदर अली की डेथ और 1784 आ गया। 4 साल हो गए ये लड़ाई चल रही थी। अब 4 साल में के बाद टीपू सुल्तान भी लड़ के थक चुका है और अंग्रेज भी थक चुके हैं। कोई लड़ाई ना 1 या 2 दिन चल सकती है। हमारे पड़ोसी के साथ अगर हमारी लड़ाई हो जाती है तो हम 1 घंटा चिल्ला सकते हैं, 2 घंटे चिल्ला सकते हैं, बहुत ज्यादा टाइम हम नहीं चीखना चिल्ला सकते। तो ये इनको तो क्या है, 4 साल हो गए थे, ये थक चुके थे, दोनों थक चुके थे। टीपू सुल्तान भी थक चुका था और अंग्रेज भी थक चुके थे। इनके कोई भी रिजल्ट नहीं आया इस लड़ाई का, लेकिन लास्ट में संधि हुई जिसे बोला जाता है मंगलोर की संधि। मंगलोर की संधि, इस संधि में टीपू सुल्तान ने शर्तें रखी और अंग्रेजों ने उसकी शर्तें मानी। तो कहीं ना कहीं इस लड़ाई का रिजल्ट क्या रहा कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों के ऊपर हावी था। दोनों इक्वली ग्रेट है, लेकिन अंग्रेजों को ही पैसे देने पड़े थे टीपू सुल्तान को। इसके बाद 2 लड़ाइयां हो चुकी है। 1790 में, 1790 से पहले 1789 आया। थर्ड लड़ाई कब शुरू होगी, 1790 से 1792 तक चलेगी। लेकिन इससे पहले 1789 में जो ये टीपू सुल्तान था, टीपू सुल्तान के जो फादर थे हैदर अली, इनके किससे कांटेक्ट थे, इनके रिलेशन बहुत अच्छे थे फ्रांस के राजा के साथ। तो फ्रांस के राजा के साथ इसके संबंध बहुत अच्छे थे। तो यही परंपरा कौन निभा रहा था, टीपू सुल्तान भी निभा रहा था। तो 1789 में फ्रांस में रिवॉल्यूशन चल रहा था। फ्रांस में भी रिवॉल्यूशन, क्रांतियां हुई हैं जैसे इंडिया में हुई है हमारी। तो ऐसे ही रिवॉल्यूशन कहाँ चल रहा था, फ्रांस में। तो इसने क्या किया, टीपू सुल्तान ने एक लेटर लिखा और फ्रांस में उस टाइम पे कौन कमान संभाल रहा था, नेपोलियन। तो उसने नेपोलियन को एक लेटर लिखा कि ऐसे ऐसे अंग्रेज हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं और तुम हमारी हेल्प करने के लिए यहाँ आ जाओ। तो नेपोलियन के पास वो लेटर पहुंचा। तो नेपोलियन ने लिख के भेजा था कि भाई यहाँ पे रिवॉल्यूशन चल रहा है, जैसे ही मैं अपनी रिवॉल्यूशन से फ्री हो जाऊंगा तो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए जरूर आऊंगा। तो एक जैकोबिन क्लब था वहां पे फ्रांस में ना, एक जैकोबिन क्लब था, उसका मेंबर भी बना टीपू सुल्तान, उसका मेंबर था। और उसने क्या किया था, वहां पे आजादी का पेड़ भी लगाया था फ्रांस में जाके। तो ये चीज किसके से रिलेटेड है, फ्रांस और टीपू सुल्तान के बारे में। थर्ड लड़ाई हुई 1790 से 1792 में। अब ये लेटर फ्रांस जाएगा, टाइम तो लगेगा ना, 1789 में वहां फ्रांस रिवॉल्यूशन चल रहा है।
है। तो ये लेटर लिखता है 1790 से 92 के बीच में, जब ये तीसरी लड़ाई शुरू होती है, थर्ड लड़ाई शुरू हो जाती है। तो इसमें थर्ड लड़ाई में टीपू सुल्तान कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि अब की बार मराठे और निजाम किसकी तरफ से लड़ रहे हैं? अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे हैं। अब ये दोनों किसके साथ जाके मिल गए? अंग्रेजों के साथ मिल गए। अब ये तीनों हैं और मैसूर अकेला घिर गया। तो टीपू सुल्तान कहीं ना कहीं इसके आगे कमजोर पड़ गया और टीपू सुल्तान हार गया तीसरी लड़ाई में। और ये इसको बोला जाता है, और ये अंग्रेज ना इसकी राजधानी तक, कैपिटल तक आ गए। इस टाइम पे टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम। तो तीसरे जब टीपू सुल्तान 92 में हारा तो अंग्रेजों ने संधि की, जिसे बोला जाता है श्रीरंगपट्टनम की संधि। ये इसकी राजधानी थी। ये राजधानी में आए, बैठे और समझौता किया। इन्होंने, अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान से 3 करोड़ रुपए मांगे। आज के टाइम में भी 3 करोड़ की वैल्यू कितनी ज्यादा है। अगर आज भी किसी आदमी के पास 3 करोड़ रुपए है तो वो अपनी जिंदगी आराम से काट सकता है। तो इस इन्होंने, अंग्रेजों ने क्या किया, श्रीरंगपट्टनम की संधि में टीपू सुल्तान से 3 करोड़ रुपए मांगे। लेकिन टीपू सुल्तान के पास 3 करोड़ रुपए नहीं थे। तो उसने बोला कि मेरे पास अभी नहीं है। तो टीपू सुल्तान के 2 बेटे थे, छोटे बेटे थे, छोटे छोटे थे, बहुत बड़े नहीं थे। तो अंग्रेज इनके दोनों बेटों को अपने साथ ले गए और बोला कि जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएं तो क्या करना, तुम अपने बच्चों को ले जाना और पैसे दे जाना। तो ये तीसरी लड़ाई में जो हुई थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि थी, टीपू सुल्तान के बेटे चले गए थे। अब ये लेटर जो इसने यहाँ लिखा था नेपोलियन के पास पहुंचा और नेपोलियन ने आंसर दिया कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए जरूर आऊंगा। जब ये वहां से लेटर लेके आ रहा था नेपोलियन को, कोई आदमी टीपू सुल्तान तक पहुंचा रहा था, तो मस्कट नाम की एक जगह थी, वहां पे क्या है, ये लेटर पकड़ा गया और अंग्रेजों ने इसे पढ़ लिया। तो अंग्रेजों को कहीं ना कहीं लगा कि फ्रांस के, अगर नेपोलियन यहाँ इसकी हेल्प करने के लिए आ गया तो हमारा जीतना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फ्रांस की और ब्रिटेन की हमेशा से ही, यूरोप के हैं ये दोनों कंट्री, वहां पे इन दोनों की आपस में हमेशा लड़ाई रहती है। और कहीं ना कहीं फ्रांस की कंपनी भी तो स्टार्टिंग में इंडिया में आई थी ना राज करने के लिए, जो हार गया था। डुप्ले, मैंने बताया था आपको, जो मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करवाई थी, कि डुप्ले आदमी था, वो सरकारी कंपनी है फ्रांस वाली, लेकिन वो कहीं ना कहीं, डुप्ले की पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट होने की वजह से कहीं ना कहीं फेल हो जाती थी, लेट हो जाती थी। इस वजह से क्या है, डुप्ले हार गया था। तो फ्रांस की कंपनी अभी इंडिया पे राज करना चाहती थी, ट्रेड करना चाहती थी, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें भी हरा दिया था। कहीं ना कहीं इस बात की भी खुंदक किसकी थी, फ्रांस के मन में थी, नेपोलियन के। तो इन्हें पता था अच्छे से, अंग्रेजों को पता था कि अगर नेपोलियन यहाँ आ गया तो हम हारे ही हारे हैं। तो 1799 में एक 4th लड़ाई शुरू की इन्होंने, इसे बोलते हैं 4th एंग्लो मैसूर वॉर। मैसूर वॉर कब हुई? 1799 में। इसका सीधा सा एक ही मकसद था कि अब हमें टीपू सुल्तान के साथ कोई लड़ाई नहीं करनी, कोई संधि नहीं करनी, सीधा क्या है, ये उसे मारने के लिए लड़ाई होगी, क्योंकि इसने किसको बुला लिया है, नेपोलियन को। तो 1799 में सिर्फ ये टारगेट करके 4th लड़ाई शुरू की गई कि हमें टीपू सुल्तान को मारना है, और उन्होंने 1799 में टीपू सुल्तान को मार दिया। इसमें कोई समझौता नहीं किया, कोई ट्रीटी नहीं की। तो इस वजह से क्या है, मैसूर भी किसके हाथ में आ गया, इनके हाथ में आ गया। और निजाम तो थे ही इनके, ये तो जहां का पलड़ा भारी दिखता था उसी तरफ झुक जाते थे। और 2-3 लड़ाइयां ये किसके साथ भी करेंगे, मराठों के साथ भी करेंगे, क्योंकि मराठे भी अब पावरफुल तो है नहीं। तो इस पे भी किसका राज हो जाएगा, अंग्रेजों का राज हो जाएगा इस एरिया पे। अब देखो, यहाँ का एरिया भी ये हड़प चुके हैं, यहाँ का एरिया भी हड़प चुके हैं। तो अब बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी क्या है, अंग्रेजों के हाथ में आ चुकी है। ये धीरे धीरे इंडिया पे हावी हो रहे हैं। 1799 आ चुका है। 1803 तक ये यूपी और हरियाणा को भी हड़प लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, इतना बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो अंग्रेजों के हाथ में आ जाएगा। अब ये यहाँ पे राज करने की सोचेंगे। अब ये व्यापार तो एक तरफ साइड में रख दिया। अब इन्होंने सोचा कि ये सोने की चिड़िया, हम इस पे आराम से राज करेंगे और यहाँ से खूब पैसा लूटेंगे और अपने देश में लेके जाएंगे। और इन्होंने ऐसा किया भी। इन्होंने इतना पैसा लूटा कि आज इंडिया बिल्कुल गरीब देशों में काउंट होता है, अमीर देशों में काउंट नहीं होता है इंडिया। जब ये चीजें चल रही थी तो उस टाइम पे अंग्रेज जो गवर्नर थे, जो गवर्नर बंगाल के गवर्नर थे, तो गवर्नर भी रहे होंगे। तो उस टाइम पे गवर्नर कौन थे, जब ये चारों लड़ाइयां हो रही थी। फर्स्ट वाले का क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, जब फर्स्ट वॉर हुआ था इनका। तो 2nd, 3rd और 4th में वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग। सेकंड वाली जो लड़ाई थी, एंग्लो मैसूर वॉर जो 2nd हुआ था, उसमें कौन था, वॉरेन हेस्टिंग था। इसमें था कार्नवालिस, कार्नवालिस। और 4th में था वेलेजली, वेलेजली। ये अंग्रेज गवर्नर थे
जो इन चारों लड़ाइयों की कमान को संभाल रहे थे बारी बारी से। ये अंग्रेज भी गवर्नर एज ए पोस्ट आते थे, 5 साल के लिए आया, कोई 6 साल के लिए आया, ये गवर्नर हमेशा बदलते रहते थे। तो इनकी 3 मेन जगह इनका बहुत अच्छे से कब्जा हो गया था, एक बंगाल, एक यहाँ पे मद्रास में इन्होंने स्टार्टिंग में ही अपना स्टार्टिंग में आई ही मद्रास थी ना ये, तो मद्रास में ही इन्होंने अपना क्या है सबसे पहला फोर्ट जो बनाया था मद्रास में बनाया था। तो एक बंगाल यहाँ पे इन्होंने फोर्ट बना लिया है, और यहाँ पे मद्रास में, और एक और बना लिया है मुंबई में। मुंबई, मद्रास और बंगाल, इन 3 जगह पे इन्होंने क्या है अपना कब्जा बहुत अच्छे से जमा लिया था। अब यहाँ के जो तीनों हैं, यहाँ गवर्नर बैठेंगे अलग अलग, और वो पूरे इंडिया पे राज करने की सोचेंगे, जितना हो सकेगा उतना लूटेंगे, और सारा पैसा कहाँ ले जाएंगे, अपने देश में ले जाएंगे। ये चीजें अब धीरे धीरे मैंने समझा दिया है आपको कि यहाँ पे बंगाल कैसे हड़पा और नीचे का साउथ वाला पार्ट कैसे हड़पा। इसके बाद हम करेंगे, अब अंग्रेज क्योंकि जम चुके हैं, अब ये क्या क्या पॉलिसी बनाएंगे, इंडिया में क्या क्या करेंगे और कैसे टॉर्चर करेंगे ये इंडिया के लोगों पे। जो आदमी कभी हाथ जोड़ के सिर्फ ट्रेड करने के लिए आए थे, वो अब इंडिया पे अत्याचार करना शुरू कर देंगे। ये हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।